हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स में करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट का बेसिक, जिसमें हमने मोनोपोली मार्केट का मीनिंग, फीचर्स और एक डायग्राम की हेल्प से मोनोपोली मार्केट को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर एक बार वो वीडियो चेक कीजिए, ताकि आपको प्राइस डिटर्मिनेशन या आउटपुट डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट इजीली समझ में आए। देखिए, जो मोनोपोली मार्केट के अंदर हमने पढ़ा था कि मोनोपोली मार्केट मीन्स एक अधिकार जहाँ पे पूरी मार्केट पर एक ही सेलर या एक ही प्रोड्यूसर का अधिकार होता है। मीन्स जब एक ही सेलर पूरी मार्केट के अंदर या एक ही प्रोड्यूसर पूरी मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसको हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं। मीन्स उस पर्सन के पास, उसी मोनोपोलिस्ट के पास पूरी मार्केट में उस कमोडिटी को सेल करने का अधिकार है, राइट है, और उस कमोडिटी का, उस प्रोडक्ट का कोई और क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो मोनोपोली मार्केट में हमने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रिसिटी की मोनोपोली है, सिर्फ गवर्नमेंट ही उस मोनोपोली को, उस इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकती है। उसके बाद है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो इस तरीके से डिटरमाइन करता है प्राइस को, कमोडिटी के प्राइस को, ताकि उस मोनोपोलिस्ट को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अब ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी पर्सन जो कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो इस तरीके से उसका प्राइस रखेगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। तो मोनोपोली के अंदर मोनोपोलिस्ट इस तरीके से प्राइस सेट करता है ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। वैसे तो कोई भी मार्केट हो, वहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर ही इक्विलिब्रियम होता है। मीन्स जो पर्सन है, जो मोनोपोलिस्ट है, वो जब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, जब उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तब भी वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। पर कुछ केसेस के अंदर जब मोनोपोलिस्ट लॉसेस में है तो उसके अंदर भी वो इक्विलिब्रियम में है। लॉसेस के अंदर कोई भी मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम में कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए मोनोपोली मार्केट में दो अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं। एक है TR एंड TC अप्रोच और एक होती है MR एंड MC अप्रोच। TR एंड TC अप्रोच हमारी होती है, जिसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। मोनोपोली मार्केट के अंदर TR एंड TC अप्रोच को हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। TR एंड TC अप्रोच के अंदर जहाँ पे हम लेते हैं जहाँ पर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, जहाँ पर TR और TC का गैप सबसे ज़्यादा होगा, मतलब टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा उनका जो गैप है वो ज़्यादा होगा। जैसे यह हम कह सकते हैं जहाँ पे TR का जो TR मैक्सिमम है TC से, ये हम यहाँ लिखते हैं ताकि इजीली समझ में। TR मैक्सिमम है TC से, जहाँ इनका गैप बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम में है, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। या फिर जो TR है टोटल रिवेन्यू, वो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल है, या टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स हुआ कि अगर हमने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की तो उस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पर भी हमें 10 रुपीज़ का ही कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ हो रही है, और अगर ओवरऑल कॉस्ट भी हमारी 10 रुपीज़ ही इंक्रीज़ हो रही है। तो एक एडिशनल यूनिट को एडिशनल यूनिट बनाने से जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है उतनी ही हमारी टोटल कॉस्ट है। तो ये हमारी जहाँ पे TC = MC होगा, TR = MR होगा, तो वहाँ पर
प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। जहाँ टीआर और टीसी का गैप ज़्यादा है वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम है और वो हमारी टीआर एंड टीसी अप्रोच के अंदर आता है। सेकेंड अप्रोच होती है हमारी एमआर एंड एमसी अप्रोच। एमआर एंड एमसी अप्रोच या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की दो कंडीशन होती हैं, जहाँ पे एमसी इज इक्वल टू एमआर होगा और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। मतलब जो एमसी है, जैसे हमारा एमआर कर्व होता है और ये एमआर कर्व होता है, क्योंकि एमआर में भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी जा सकता है एमआर कर्व, बट एआर वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। जहाँ पे एमसी कर्व एमआर को नीचे से काटता है तो वो हमारा होता है एमआर एंड एमसी कर्व के अंदर, जहाँ पे एमसी और एमआर इक्वल हों और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। तो दोनों ही कंडीशन जब फुलफिल होंगी तो वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और वो हमारी एमआर एंड एमसी अप्रोच के अंदर आएगा। आई होप आपको अप्रोचेस क्लियर होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर मोनोपोलिस्ट क्या अर्न करता है, प्रॉफिट या लॉसेस, और लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्ट क्या अर्न करता है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में किया था वैसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद है प्राइस डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन अंडर शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। देखो शॉर्ट पीरियड को पहले हम समझते हैं। शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है कि कोई भी मोनोपोलिस्ट के पास शॉर्ट पीरियड मीन्स टाइम कम है कि वो अब जैसे शॉर्ट पीरियड में कोई ज़्यादा डिमांड हो जाती है किसी कमोडिटी की, तो उस कमोडिटी की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए अब एट ए टाइम, क्योंकि टाइम कम है, उसी वजह से जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर सकता। फिक्स फैक्टर जैसे कि प्लांट है, मशीनरी है, अगर मोनोपोलिस्ट को शॉर्ट पीरियड में अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो कम टाइम के अंदर एक ही बार में ज़्यादा मशीनरी परचेज़ नहीं कर सकता और ना ही ज़्यादा कोई बिल्डिंग रेंट पे ले सकता है। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर किसी मोनोपोलिस्ट को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है या कम करना है, मीन्स प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करना है या प्रोडक्शन डिक्रीज़ करना है, तो दोनों ही केसेस में मोनोपोलिस्ट अपने फिक्स फैक्टर को चेंज ना करके वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा करता है। वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर, जो मोनोपोलिस्ट है वो जैसे लेबर कम लगा के अपना जो प्रोडक्शन है वो कम कर सकता है या लेबर ज़्यादा लगा के प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकता है, बट यहाँ पे है कि वो फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं कर सकता शॉर्ट पीरियड के अंदर। और तो शॉर्ट पीरियड के अंदर मोनोपोलिस्ट को या तो वो मोनोपोलिस्ट है शॉर्ट पीरियड के अंदर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में कब होगा, जब वो या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा या वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा या वो मिनिमम लॉसेस अर्न करेगा। मिनिमम लॉसेस और लॉसेस का क्या मीनिंग है वो हम समझेंगे। पहले देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोलिस्ट कब अर्न करता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक आप सबको कि शॉर्ट पीरियड के अंदर जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था कि कोई भी जो फर्म है या तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी या नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस, सेम ऐसे ही मोनोपोलिस्ट भी शॉर्ट पीरियड के अंदर प्रॉफिट या लॉसेस ही अर्न करता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जो AR है एवरेज रिवेन्यू, उसको हम प्राइस के इक्वल मानते हैं। मीन्स जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस, जो मोनोपोलिस्ट कमोडिटी का प्राइस सेट करता है वही उस मोनोपोलिस्ट के लिए एवरेज रिवेन्यू है, क्योंकि प्राइस में कॉस्ट भी आती है, कॉस्ट के साथ साथ प्लस प्रॉफिट।
जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस में अपना प्रॉफिट इतना ऐड करता है कि उसका जो एवरेज रेवेन्यू है वो प्राइस के इक्वल आ जाता है। मीन्स जो जिस प्राइस पे वो सेल कर रहा है, मीन्स वो प्राइस ही उस मोनोपोलिस्ट के लिए एवरेज रेवेन्यू है। तो अगर कोई भी मोनोपोलिस्ट इतनी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है कि उसका जो एवरेज रेवेन्यू है वो ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, मीन्स जो एवरेज रेवेन्यू AR इज़ ग्रेटर देन AC, तो जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे मोनोपोलिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। मीन्स जो मोनोपोलिस्ट है वो इतना आउटपुट, इतना प्रोडक्शन कर रहा है कि उसका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। सेकंड है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर वो मोनोपोलिस्ट की का एवरेज रेवेन्यू इतना है जितना कि उसका एवरेज कॉस्ट, मीन्स उसका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में है। ना तो ऐसा है कि उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है और ना ऐसा है कि वो बिल्कुल लॉसेस में जा रहा है। मोनोपोलिस्ट नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल रेट से ही अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन कब होगी? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। वैसे ये कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक है कि प्रॉफिट कब होगा? जब इनकम ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम होगी, मीन्स रेवेन्यू ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी। और लॉसेस कब होंगे? जब कॉस्ट ज़्यादा होगी और इनकम कम होगी। बट इकोनॉमिक्स में आपको नेट के एग्ज़ाम में जिस टाइप से क्वेश्चन पुट होते हैं तो उसमें लिखा जाता है एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो क्या होगा? तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एवरेज लिख दिया तो मे बी वो कंसेप्ट ना यूज़ हो या वो अलग वे में काम करे, बट कंसेप्ट सेम ही है। हमें बिल्कुल सिंपल जो बातें हैं वो याद रहनी चाहिए। जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम होगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी को सेल करती है। अब अगर गवर्नमेंट को जिस प्राइस पर यूनिट पे वो सेल कर रही है वो उसका 5 रुपीज़ है और कॉस्ट 2 रुपीज़ है, तो मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में है, क्योंकि टाइम तो कम है और एकदम से डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने की वजह से वो प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस तो उस कमोडिटी का बढ़ गया बट उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो जिसकी वजह से जो मोनोपोलिस्ट है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में होता है। थर्ड आता है हमारा मिनिमम लॉसेस। देखो हमने एक पॉइंट किया था कि जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करके ही अपने प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा करता है। अगर किसी सिचुएशन के अंदर उसी कमोडिटी की जो वो मोनोपोलिस्ट सेल कर रहा है उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है, जैसे ही डिमांड कम होगी तो उस कमोडिटी का प्राइस भी कम हो जाएगा। अब देखो डिमांड कम हुई, डिमांड कम होने की वजह से प्राइस कम हो गया, बट अब डिमांड कम हुई, ऐसा तो नहीं है कि वो मोनोपोलिस्ट प्राइस कम होने की वजह से, रेवेन्यू कम होने की वजह से अपना प्रोडक्शन करना छोड़ देगा। वो मोनोपोलिस्ट इतना प्रोडक्शन करेगा कि एटलीस्ट उसकी फिक्स फैक्टर की कॉस्ट तो उसकी फ़िक्स है कि जितना उसने रेंट पे लिया हुआ है वो बिल्डिंग को, जितने उसकी मशीनरी में चार्जेस आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, वो तो उसके फ़िक्स हैं, वो चार्जेस तो उसके आएंगे ही आएंगे। उसके जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स है कि उतनी कॉस्ट तो उस प्रोडक्शन को करने में आएगी ही आएगी। एक वेरिएबल कॉस्ट होती है कि जितना लेबर आएगा उतनी कॉस्ट आएगी, जितना लेबर कम आएगा उतनी ही कॉस्ट कम आएगी। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो फिक्स फैक्टर की कॉस्ट तो उसकी आती ही है। मोनोपोलिस्ट इतना प्रोडक्शन करता है कि कम से कम उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर होती रहे।
वेरिएबल कॉस्ट मीन्स जो उसका लेबर पे जितना उसने लेबर इंक्रीज़ किया या लेबर डिक्रीज़ किया, मीन्स यहाँ पे डिमांड कम होने से की वजह से उसको प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन कम होने से लेबर कम हो गए, तो लेबर पर जितना एक्सपेंसेस आ रहा है वो एटलीस्ट वो रेंट का और मशीनरी का मीन्स फिक्स कॉस्ट तो वो बियर कर सकता है मोनोपोलिस्ट खुद, इतने डिमांड कम होती है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है एटलीस्ट वो वेरिएबल कॉस्ट तो उस टाइम कवर हो जाए। तो मिनिमम लॉसेस का मतलब हुआ कि वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट की मिनिमम लॉस को ही बियर कर सकता है, वेरिएबल कॉस्ट तक का प्रोडक्शन मोनोपोलिस्ट करेगा। मोनोपोलिस्ट इतने लेवल तक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जहाँ तक उसकी वेरिएबल कॉस्ट ही कवर हो जाए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा करेगा तो वहाँ पर उसका जो लॉसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि डिमांड कम है, तो वो इतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा कि एटलीस्ट उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए। मिनिमम लॉस मीन्स वो फिक्स कॉस्ट जो आ रही है वो खुद से बियर करता है मोनोपोलिस्ट। तो यहाँ पे हमारा होता है एवरेज रिवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल। हमारा एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल होता था? प्राइस के। तो यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है, मतलब वो मोनोपोलिस्ट इतना प्राइस सेट करता है कि एटलीस्ट उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर हो जाए। या इसको हम लिख सकते हैं एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पहले वो एवरेज रिवेन्यू प्राइस के इक्वल था और अभी वो मोनोपोलिस्ट प्राइस इतना सेट करता है कि एटलीस्ट उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए। तो एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमारी जो कॉस्ट है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है हमारी फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो सिर्फ एवरेज फिक्स कॉस्ट को ही बियर करता है, वेरिएबल कॉस्ट तक का जो आउटपुट वो प्रोड्यूस करता है ताकि वेरिएबल कॉस्ट उसकी कवर होती रहे। ये था शॉर्ट पीरियड। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है और बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अगर आपने परफेक्ट कंपटीशन वाली वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। उसके बाद आता है लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग प्राइस डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन इन लॉन्ग पीरियड। हाँ, एक और बात हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि लॉसेस में कोई भी मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम में कब होती है या क्यों होती है। मैक्सिमम प्रॉफिट में तो मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम में होती है, बट लॉसेस में क्यों होती है? तो उसका रीज़न यही है कि अगर उस मोनोपोलिस्ट की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो रही है तो वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में ही मानता है कि मेरा प्रोडक्शन बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, इतना प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, तो मीन्स मैं अभी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हूँ। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर तीनों ही केसेस में मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम में होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी, नॉर्मल प्रॉफिट में भी और मिनिमम लॉसेस में भी। बट लॉन्ग रन के अंदर उस मोनोपोलिस्ट के पास बहुत टाइम है कि वो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को कम ज़्यादा कर सकता है। मोनोपोलिस्ट के पास टाइम है कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, फिक्स फैक्टर में चेंज कर सकता है। शॉर्ट पीरियड में एक ही बार में वो ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा प्लांट्स या ज़्यादा बिल्डिंग रेंट पे नहीं ले सकता, बट लॉन्ग पीरियड में उसके पास टाइम है कि वो अपनी बिल्डिंग को भी रेंट पे ले सकता है, साथ साथ वो मशीनरी भी नहीं परचेज कर सकता है और प्रोडक्शन ज़्यादा भी कर सकता है। मोनोपोली मार्केट के अंदर लॉन्ग पीरियड में मोनोपोलिस्ट सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा। अगर आपने देखी होगी वीडियो तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग पीरियड में सिर्फ जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। और मोनोपोली के अंदर लॉन्ग पीरियड में मोनोपोलिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि वहाँ पे उसके पास अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न क्यों किया, क्योंकि उसकी सिर्फ
फिक्स कॉस्ट की वजह से, कि यहाँ पे वो फिक्स कॉस्ट को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। और उसको लॉसेस भी क्यों हुए, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट को कम नहीं कर सकता। बट लॉन्ग पीरियड में वो अपनी फिक्स कॉस्ट को भी कम कर सकता है और अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता है। तो इसी वजह से लॉन्ग पीरियड में मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू लॉन्ग पीरियड लॉन्ग एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा, मीन्स सिर्फ एल लगाया लॉन्ग लगाया, बाकी कंसेप्ट सेम है। और एवरेज रेवेन्यू लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा होगा। तो इस केस में मोनोपोलिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, प्राइस और इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट। आगे हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कॉस्ट ऑन मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेशन, कि कॉस्ट का लॉ क्या है मोनोपोली के प्राइस डिटरमाइन करते वक्त। एक है फर्स्ट डिमिनिशिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिमिनिशिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो होता है हमारा जहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस कम रखता है ताकि सेल ज़्यादा हो। जितनी सेल ज़्यादा होगी उतना प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उस मोनोपोलिस्ट का कि प्रॉफिट ज़्यादा करना। तो वो प्राइस कम रखता है और प्राइस कम होने से सेल ज़्यादा होती है। अगर वो सेल ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो मीन्स वहाँ पे उसकी कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि वहाँ पे उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पे उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो वो हमारा कंसेप्ट हुआ डिमिनिशिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि अगर जो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट प्राइस हाई रखता है, ज़्यादा प्राइस रखता है ताकि वो एक ही बार में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, और यहाँ पे उसकी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम करता है जिससे कॉस्ट ज़्यादा आती है। बट वो इतने ज़्यादा प्राइस सेट कर लेता है कि उसको उतना ही प्रॉफिट होता है जितना वो कम प्राइस रख के भी, ये ज़्यादा सेल करके भी जितना प्रॉफिट वो अर्न करता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो ज़्यादा प्राइस रख के भी अर्न कर लेता है। उसके बाद है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कांस्टेंट जहाँ पे वो इतना प्राइस रखता है, मतलब कांस्टेंट हमारा प्राइस रहता है, इतना प्रोडक्शन करता है कि ना तो कॉस्ट ज़्यादा होती है और ना ही कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है। डिमिनिशिंग में वो प्राइस कम रखता है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो कॉस्ट कम आए। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो प्राइस ज़्यादा रखता है ताकि प्रोडक्शन कम हो, कॉस्ट भले ज़्यादा आती रहे बट वो ज़्यादा प्राइस रख के भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो प्राइस कम रख के भी कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो प्राइस को कांस्टेंट रखता है जिससे उसका प्रोडक्शन भी कांस्टेंट रहता है और कॉस्ट पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। उसके बाद है डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री है हमारी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। इसके अंदर जो मोनोपोलिस्ट है वो हर एक यूनिट का अलग प्राइस सेट करता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री के अंदर डिफरेंट प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ अ गुड। उस प्रोडक्ट की हर एक यूनिट का अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। सेकेंड है हमारा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये थोड़ी टिपिकल है फर्स्ट डिग्री से। देखो मान के चलो फॉर एग्जांपल प्राइस एक्स हमारा बिजनेस क्लास है जो एरोप्लेन में होता है, और प्राइस वाई हमारा इकोनॉमिक क्लास है। तो जो बायर या जो पर्सन प्राइस एक्स से ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है, प्राइस एक्स से ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है, विलिंग टू पे प्राइस एक्स
और मोर देन इट, जो वो प्राइस एक्स या प्राइस एक्स से ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है तो उससे हम प्राइस एक्स चार्ज करेंगे। मीन्स जो पर्सन बिज़नेस क्लास का जो प्राइस है उसको पे करने के लिए रेडी है और बिज़नेस क्लास के प्राइस से अगर कुछ एक्स्ट्रा कोई है प्राइस तो उसको पे करने के लिए भी वो तैयार है, तो उससे हम बिज़नेस क्लास मतलब प्राइस एक्स जितना ही चार्ज करेंगे। सेकंड हमारा आता है कि जो पर्सन एक्स से प्राइस एक्स से कम पे करना चाहते हैं, मतलब वो पहले वाले केस में क्या था कि वो बिज़नेस क्लास के लिए पे करने के लिए तैयार हैं, बट सेकंड केस के अंदर वो प्राइस एक्स से कम पे करना चाहते हैं, मतलब वो बिज़नेस क्लास से कम पेमेंट करना चाहते हैं बट मोर देन वाई। मीन्स इकोनॉमिक क्लास से तो वो ज़्यादा पे कर देंगे बट वो बिज़नेस क्लास से कम पे करेंगे, तो वहाँ उनसे प्राइस वाई चार्ज किया जाएगा। और उसके बाद लास्ट आते हैं हमारी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। इसके अंदर जो मोनोपोलिस्ट है वो पूरी मार्केट को अलग अलग उसमें डिवाइड करके पार्ट्स में, उसके बाद हर एक मार्केट से अलग प्राइस चार्ज करता है। डिवाइडिंग एंटायर मार्केट देन चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट मार्केट, अलग अलग मार्केट से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। ये डिग्रीज़ वाला क्वेश्चन हमारा 2020 में मतलब 2020 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 कॉमर्स का, उसके अंदर ये डिग्रीज़ ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चन आया था। आप चेक कर सकते हैं और ये कंसेप्ट समझने के बाद आपको वो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा और आगे भी अभी जो एग्ज़ाम होगा 2022 में उसमें भी आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है, टॉपिक आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया है तो कमेंट में करके बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आपको हमारा करवाया हुआ समझ में आ रहा है। और वीडियो में कुछ कमी है तो आप कमेंट में बताइए ताकि नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करेंगे ताकि वो आपके नेट की प्रिपरेशन में हेल्प करे।